इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हें आंसर राइटिंग के बारे में कभी भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द फाइनल वीडियो जिसके बाद में तुम्हारा आंसर राइटिंग हमेशा के लिए सॉर्ट आउट होने वाला है। इस टेक्निक से मैंने अपनी थीसिस तक लिखी है ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में मैं अपने आंसर्स इसी से लिख रहा होता हूं। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से सुनोगे तो लाइफ में तुम भले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, भले ही अपने ग्रेजुएशन में कोई एग्जाम दे रहे हो, ये पॉइंट्स तुम्हें हमेशा काम आएंगे। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम तो बहुत छोटी चीज हो गई। आंसर्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। अगर तुम ध्यान दो तो क्लास 8-7 में जिस तरीके से तुमने अपने आंसर्स को लिखना शुरू किया था, वही तुम अभी तक करते आ रहे हो। तुमने कभी उसको डेवलप नहीं किया, तुमने उसको तराशा नहीं है। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। देखो, सिंपल भाषा में 3 स्टेप अपने दिमाग में हमेशा याद रखना आंसर राइटिंग के लिए। टी, आर और एस। ठीक है, टी से टेंस। ठीक है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो उसके टेंस से मैच करना चाहिए। इंग्लिश में जो तुम्हें लगता है ना, इज लगाना है कि वॉज लगाना है, अगर क्वेश्चन में वॉज लगा हुआ है तो सिंपली आंसर में भी वॉज ही होगा। हर एक क्वेश्चन का जो टेंस है वो उसके आंसर से मैच करना चाहिए। अगर था में क्वेश्चन है तो था में ही आंसर होगा। है लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर सही नहीं बैठेगा। इसके बाद में जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है आर, रफ आउटलाइन। अपनी जो आंसर शीट है ना, उसके लास्ट पेज पे जाकर ऊपर रफ लिख देना। जैसे मैथ्स में लिखते हो वैसे ही हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लिटरेचर के सब्जेक्ट है तुम्हारे, वहां पे तुम्हें रफ लिख देना है। और हर एक क्वेश्चन में जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं आ रहा है या फिर बहुत लंबा चौड़ा आंसर जिसका होने वाला है, उसको जाना और वहां पर रफ आउटलाइन उस क्वेश्चन की प्रिपेयर करना। जैसे अनुच्छेद लेखन में तुम किस तरीके से अपना अनुच्छेद शुरू कर रहे होगे, राइटिंग सेक्शन में तुम किस तरीके से पत्र को शुरू कर रहे होगे, लिटरेचर सेक्शन में किस तरीके से लिटरेचर के आंसर को तुम लोग शुरू कर रहे होगे, इंट्रोडक्शन क्या होगा, मिडिल पार्ट क्या होगा, एंड क्या होगा। बिगिनिंग, मिडिल और एंड तुमको आउटलाइन में लिखना है। प्रॉपर नहीं लिखना है, लेकिन छोटे छोटे वर्ड में, कीवर्ड में तुम्हें लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इससे 2-3 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि जब तुम लिख रहे होगे ना, तो अक्सर क्या होता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आता अब क्या लिखे, नेक्स्ट वर्ड ही समझ में नहीं आता है। तो जो तुमने सेंटेंस लिखना शुरू किया था, अब समझ ही नहीं आता कि उसको खत्म कैसे करें, फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा लाएं। आउटलाइन बनाने के बाद से तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मेरा आंसर यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, इस बीच में मुझे इतना सब लिखना है। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि ये जो क्यूटीज हो ना, तुम लोग जो वोकैबुलरी में थोड़े से कमजोर हो, वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं आती, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग आंसर लिखते वक्त कोई ऐसे शब्द पे आ जाते हैं जिसकी स्पेलिंग ही नहीं आ रही होती है। स्पेशली हिंदी में तुम लोग के साथ बहुत होता है। तो जब तुमको पहले से ही पता होगा कि अच्छा मुझे इस सेंटेंस में ये लिखना है, तो ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग तुम्हें नहीं आ रही है, तुम उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, इससे स्पेलिंग मिस्टेक तुम्हारी कम हो जाएगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है सेंटेंस। रफ आउटलाइन डिसाइड कर ली, इसके बाद में ट्राई करो कि तुम सेंटेंस डिसाइड कर रहे हो कि कौन कौन से सेंटेंस तुम उसमें यूज करोगे। तुम आंसर लिखते हो तो क्या करते हो, आंसर लिख रहे हो तो जो दिमाग में वर्ड आते हैं वो लिख देते हो। इससे क्या होता है, तुम्हारा दिमाग बहुत लैग कर रहा होता है, कई शब्द ऐसे डाल रहा होता है जिसकी उस आंसर में जरूरत नहीं है, बट क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उतना प्रोसेस नहीं कर पाता है, इसी वजह से तुम्हारे आंसर्स में धीरे धीरे फालतू के शब्द भी ऐड हो जाते हैं, जिससे कि आंसर एकदम इंपैक्टफुल नहीं रहता और पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। ये स्टेप तुम्हारे आंसर में जादू कर देगा। इससे तुम टॉपर वाले आंसर्स बना पाओगे। कैसे? तुम अपने आंसर्स में कीवर्ड्स यूज कर पाओगे। चैप्टर्स के कोई कीवर्ड तुम्हें याद हो तो तुम उनको डाल सकते हो। कोई हार्ड वर्ड जो तुम वोकैबुलरी पूछते हो ना कि हार्ड वर्ड कैसे यूज करें आंसर में, इस तरीके से तुम अपने आंसर में हार्ड वर्ड यूज कर सकते हो, जिसकी स्पेलिंग तुम्हें आती है, जिसकी लाइंस तुम्हें पता है, जो चैप्टर में तुमने कभी पढ़ा था, मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो में तुमने कभी देखा था। तो ऐसी लाइंस को भी तुम अपने आंसर में डाल सकते हो, जिससे कि जो तुम्हारा आंसर है वो और इंपैक्टफुल हो जाए। ये तो हो गया स्टेप्स। अब से हर आंसर में इसको फॉलो करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसकी हेल्प हुई कि नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें टीचर्स नहीं बता सकते, सिर्फ बड़े भैया लोग बता सकते हैं। तो एज अ टीचर, एज अ बड़े भैया, मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूं। पहली चीज, ट्राई करो कि अपने आंसर्स में कम से कम शब्द को यूज करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है ना, जब तुम्हें कोई आंसर पता होता है या फिर तुम्हें आंसर वो बिल्कुल नहीं पता है, तो तुम बातें बनाने लग जाते हो, अपने आंसर्स को फैलाने लग जाते हो। कई बार दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हो। इससे क्या होता है ना, तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक बढ़ जाती है। इससे तुम्हारा आंसर ऐसा लगता है कि तुमने पढ़ा ही नहीं।
ये सारी प्रॉब्लम ना हो रही हो, तो ये जब 3 स्टेप तुम फॉलो कर रहे हो ना, उसके बीच में कोशिश करो कि कम से कम शब्दों में तुम अपना आंसर लिख रहे हो। जितनी वर्ड लिमिट है बस उतना, ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा एरर के चांसेस होंगे। इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा आंसर्स पढ़ने की कोशिश करो। NCERT is supposed to write a book, you are supposed to write an answer। तुम्हें आंसर लिखना है, NCERT किताबें लिखती है। तो जो NCERT की लैंग्वेज है ना, वो आंसर राइटिंग की लैंग्वेज नहीं होती है। आंसर राइटिंग सीखने के लिए तुम्हें आंसर्स पढ़ने होंगे। ये जो स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं, जो टॉपर्स के आंसर्स होते हैं, जो ऐसे आंसर्स होते हैं जिनमें सारे कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आंसर्स रियलिटी में लिखे जाते हैं। उसके लिए तुम गूगल पर खोज सकते हो, सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन देख सकते हो। ये जो सैंपल पेपर वाली बुक्स तुमने लेके रखी हैं, उसमें भी तुम्हें प्रॉपर सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का। एंड उनको प्लीज लेकर बस रखे मत रहो, उन्हें प्रैक्टिस करो। ये स्किल है जो करने से शार्प होती है, ठीक है। आंसर राइटिंग दिमाग में बैठा के रखे रहोगे कि हाँ मुझे ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं और डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में मैं ये ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा, तो नहीं चल पाएगा। तुम्हें एटलीस्ट 5 से 6 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले। बीच में गैप डेज में और भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है, बट उससे पहले तक तुम्हें एटलीस्ट 5 से 6 हर सब्जेक्ट में निपटा देने हैं। प्लीज हिंदी को इग्नोर मत करना, हिंदी के भी सैंपल पेपर्स लगाना। काफी बच्चे क्या करते हैं, हर साल यही गलती करते हैं कि हिंदी को इग्नोर कर देते हैं और आखिर में नंबर इसी वजह से डूब जाते हैं। हिंदी चाहे तो तुम्हारे 95% से ऊपर दिलवा सकती है, और हिंदी चाहेगी अगर हिंदी को इग्नोर करोगे तो तुम्हारे नंबर गिरा भी देगी। तो हिंदी को प्लीज इग्नोर मत करो। कोई सैंपल पेपर की बुक ले लो, अच्छी लेना, क्योंकि आजकल लगभग हर सैंपल पेपर में मैंने देखा, हिंदी के सैंपल पेपर में मेनली, कि जो आंसर्स हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली गलत दिए होते हैं, ठीक है। ग्रामर के आंसर्स हो गए, राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट हो गया, ये गलत सलत होता है। तो ऐसी बुक जिसका फॉर्मेट सही रहेगा, ग्रामर सही रहेगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से तुम ले सकते हो। या फिर अगर कोई दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आजकल एक अल्टरनेटिव आ गई है कि एक ही बुक में 5 सैंपल पेपर होते हैं, 5 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर होते हैं, 5-5-5। तो तुम चाहो, अगर दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से तुम ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी एडवांस चीज मुझे बतानी है, जिससे जो तुम्हारा अनुच्छेद वगैरह है ना, उनमें प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाएगा। जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनमें प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसको मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा था, तो उसका एक छोटी सी क्लिप मैं ऐड कर दे रहा हूं, जिससे तुम्हें वो पूरा पोर्शन अच्छे से समझ में आ जाए। तुम्हें समझ नहीं आता ना, दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि भैया आप समझ नहीं आ रहा 2 लाइन के बाद क्या लिखूं। एक 5W कॉन्सेप्ट होता है, 5Ws, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई। ये 5Ws होते हैं जो हर एक राइटिंग एस्पेक्ट में तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहां, और व्हाई, क्यों। अपने दिमाग में इस चीज को सेट कर लो। ये 5 क्वेश्चन हैं जो हर एक क्वेश्चन के बाद में तुम ये अपने दिमाग में एनालाइज कर रहे होगे टू राइट लिस्ट बनाने से पहले। मान लो तुम्हें अनुशासन पर लिखना है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम इसमें में से कितने क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो। अनुशासन क्या है, ठीक है। अनुशासन कब होता है, कहां कहां हमारे लाइफ में उसकी जरूरत पड़ती है, अनुशासन करना क्यों जरूरी है। इन 5 मेरे दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा पहले से नहीं था, बट मैंने ये क्वेश्चंस जब अपने दिमाग में पूछे तो मुझे पता चल गया कि मुझे इन सब चीजों का आंसर देना है। तुम्हें लिखना आ जाएगा जब तुम्हें पता हो कि क्या लिखना है। तो तुम्हें बस इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू करो। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन आ गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा तो तुमको पर्सन में यहां पर कौन सही हो जाएगा। क्या है एआई, क्या है एआई, कब आया, एआई कहां कहां हमें लाइफ में देखने को मिल रहा है, एआई क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है,
किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तुम उसको 5 W's में बैठा सकते हो। ये बहुत ही प्रीमियम इंफॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। जाओ कोई भी अनुच्छेद का टॉपिक उठाओ और उसको इसमें फिट करने की कोशिश करो। बेस्ट आंसर तुम यहां से डेवलप कर रहे होगे। और इसको तुमको डायरेक्टली नहीं लिखना है, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लिखना है। अपने दिमाग में क्वेश्चंस बिठाओ कि अच्छा AI है तो AI क्या है, मैं शुरू में ही वो बताऊंगा। तो टू राइट में मैंने लिख लिया कि मेरे फर्स्ट 2-3 लाइंस होंगी यहाँ पर AI के बारे में कि AI क्या है। इसके बाद में AI कब आया इसके बारे में मैं 2-3 लाइन लिखूंगा। फिर इसके बाद में AI कहाँ कहाँ पर हमारे लाइफ में मदद करता है, क्या क्या कर रहा है, ये सारी चीजें मैं अपने आंसर में यहाँ पर टू राइट में पहले ही दिमाग में सोच लूंगा। फिर अब जब मैं फेयर में अपनी आंसर शीट में लिखूंगा ना तो मेरा आंसर ऐसा होगा जिसको पढ़कर टीचर फुल नंबर दे देंगी। समझ में आ रहा है? यही कुछ ऐसे टिप्स हैं जो तुम्हें क्लास 10th के लेवल पर कोई नहीं बताएगा, बट ये तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। एक रामबाण मैंने तुम्हें दिया है, कहीं भी मारोगे आंसर तुम्हारा अच्छे से निकल कर आ जाएगा। तो फाइनली तुम्हें आंसर राइटिंग की ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई जो तुम्हें सीखते सीखते ग्रेजुएशन तक लगना था, बट मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखा दी है, जिससे कि आंसर राइटिंग तुम्हारी एकदम बेस्ट तरीके से होने लग जाए। और इस वीडियो के बाद में स्पेलिंग मिस्टेक को एकदम खत्म करने के लिए स्पेलिंग मिस्टेक की एक वीडियो बनाई है, उसको जाकर देख लो। और ये जो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है ना, जो टाइम की कमी हो जाती है, उसके लिए भी एक प्रॉपर छोटी सी वीडियो बनाई है, उसको जाकर देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर राइटिंग सेक्शन पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, ग्रामर सेक्शन पूरा अच्छे से समझाया हुआ है और लिटरेचर इतने प्यारे तरीके से दिल से फील कर रहा है। अगर अब तक एक भी वीडियो नहीं देखी है तो जाओ जल्दी से देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।